बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। अब आज दोबारा हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टोकियोमेट्री के ये जो हमने जो है ना कॉन्सेप्ट्स को जो है ना एक्सप्लेन करना है और बहुत ही लेंदी चैप्टर हो गया है और उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने जी इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ स्टोकियोमेट्री की, और आज इसके बाद एक और वीडियो आएगी, दैट्स द फाइनल वीडियो। और ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना आप प्रैक्टिस से इसके जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन न्यूमेरिकल्स की तो आप मास्टरी हासिल कर लेंगे इन कॉन्सेप्ट पे। तो ये चैप्टर 3 जी बहुत दिनों से चल रहा है और स्टोकियोमेट्री में आज हम कवर करने वाले हैं जी मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम टॉपिक है हमारा और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 को कवर किया जाएगा। इसके अलावा 3.10 को कवर किया जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी का एक्सरसाइज 3.8, इसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल है। और उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये भी एग्ज़ाम का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ सकता है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। तो देखते हैं जी आज हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे और आज आप क्या क्या सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे वो मकसद भी हासिल होगा। चलें जी आज देखते हैं जी मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। पहले तो समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मोलर का मतलब तो लफ्ज़ आ गया जी मोल्स, है ना। और वॉल्यूम का मतलब हो गया किसी वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है कि एक मोल जो है गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस। ठीक है, क्योंकि मोलर मीन्स मोल, वॉल्यूम मीन्स हजम, यानी कि ये जो 24 भी नज़र आ रहा है ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम है किसी भी गैस का। अच्छा, अब मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट आरटीपी, आरटीपी का मतलब है रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर भी होना चाहिए और वो रूम टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, रूम टेम्परेचर जो है हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक हो गया। उसमें जो किसी भी गैस का 1 मोल में वॉल्यूम जो होगा वो 24 dm³ होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो आसान ज़बान में 1 मोल ऑफ एनी गैस जो कि है आरटीपी पर, आरटीपी का मतलब है एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, वो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। ठीक है, ठीक है, तो वो 24 dm³ हो गया। तो इसके बाद फिर दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और रूम टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर, आपको मैंने बता दिया रूम टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारा है 1 एटमॉस्फेयर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी डेफिनेशन पता आपको होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो अभी इसी चीज़ को हमने जो है एक फार्मूला कह लें या फिर आप इक्वेशन कह लें या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसको लिखा है। किसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है? मोलर वॉल्यूम को, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये देखें ये लिखा है ना 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 24 dm³। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। इसी तरह फिर मैंने लिखा है कि 24 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आरटीपी। अगर हाइड्रोजन गैस जो हमारी मौजूद है और वो 1 मोल के इक्वल है तो उसको वो भी किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम उसका कितने का होगा 24 dm³। और हमें पता है ये 2 ग्राम कैसे आया ये भी बता दूं। 1 इसका एटॉमिक मास है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर जो आपका वॉल्यूम होता है डेट इज़ 24 dm³। अब क्वेश्चन इसका है, इसके तकरीबन मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स हैं, देख लेंगे, और 2 पार्ट्स हैं शायद। तो यहाँ पे पार्ट ए आ गया कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन हैज़ एट आरटीपी। तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेटा अगर हम बनाएं तो ज़रा वर्बली आप देखें कि हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है। ठीक है, एट आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। अच्छा, इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस का, आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। अब यहाँ देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने किया है। तो एट रूम टेम्परेचर प्रेशर क्या हुआ कि हम जानते हैं कि 24 dm³ ऑफ एनी गैस एट आरटीपी इज इक्वल टू
1 मोल, यानी कि आसान ज़बान में 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 24 DM³ अच्छा, ये समझ लें कि ये ज़ाहिर है हमारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेप 2 में मैंने अभी आपको कहा कि वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ मोल्स ऑफ एनी गैस। फार्मूला क्या है? फार्मूला तो पहले से एक सिंगल फार्मूला है कि मोल्स ऑफ एनी गैस। अब एनी गैस की जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हमारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन गैस है, तो मोल्स ऑफ एनी गैस है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन DM³। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन DM³ हमारे जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज़ 50.0, और उसको डिवाइड कर देंगे 24, जो कि अभी हमने मेंशन भी किया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम होता है 24 DM³। तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान सा है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एनी गैस की जगह मैंने लिख दिया ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है विच इज़ 50.0, तो ये आ गया 50.0 और डिवाइड कैसे कर दिया फार्मूले में 24 है 24 से, ठीक है। तो बस डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 2.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हमारे। What volume does 0.80 moles of hydrogen gas occupies at RTP? अब इस क्वेश्चन में अगर हम डेटा बनाएं, आप खुद भी सोचें कि अगर इसका डेटा बनेगा, फॉर अ मोमेंट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट वॉल्यूम डस, तो यानी कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन टू अस विच इज़ 0.80। चाहिए अगर हम प्रीवियसली ज़रा वीडियो को पीछे देखें और फॉर्मूले को रिकॉल करें तो हमें पता चलेगा, हमें मोल्स ऑफ गैस फाइंड आउट कर, मोल्स ऑफ गैस इज़ गिवन टू अस, ठीक है। मोल्स ऑफ गैस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हम उस क्वेश्चन में लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो स्टेप 1 एट आरटीपी का मतलब है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर 24 DM³ ऑफ एनी गैस होती है, यानी कि 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है दैट इज़ 24 DM³, ठीक है, एट आरटीपी, सही है। तो क्या आसान जबान में मतलब है कि 1 मोल के अंदर 24 DM³ ऑफ एनी गैस होता है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया विच इज़ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन DM³ डिवाइडेड बाई 24, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो मोल्स ऑफ एनी गैस की जगह हमने लिखा मैं जो प्रोवाइडेड गैस है विच इज़ नाइट्रोजन, वॉल्यूम हमें जो है इसका फाइंड आउट करना है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है 24 से, ठीक हो गया। मोल्स हमें गिवन थे, मोल्स क्या थी, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, नथिंग एल्स बट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन टू अस विच इज़ 0.80, ठीक है, 0.80 मोल्स थे, 0.80 नंबर ऑफ मोल्स थे। ये जो डिवाइडेड बाय 24 था, ये डिवाइड हो रहा है 24, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 19.2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिमेंबर द फार्मूला, मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन DM³ डिवाइडेड बाय 24, और यू मस्ट रिमेंबर फॉर MCQs और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी कि 24 DM³ ऑफ एनी गैस एट RTP इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 3.10 इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो यानी कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं मोलैरिटी और कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। जी आ जाते हैं मोलैरिटी, यू नो दैट मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस पर बात की भी है, पर ये एक्सरसाइज रह गई थी तो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी, इफ़ यू डिज़ोल्व 25 ग्राम ऑफ NaOH, अगर आप 25 ग्राम यानी कि आप मास लेते हैं, ये ग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो NaOH जो हमने लिया है, NaOH का जो मास लिया है दैट इज़ 25 ग्राम टू मेक 1 DM³ ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³ ऑलरेडी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन? तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं। मोलैरिटी का फार्मूला मैंने अभी बताया और लिखा हुआ भी है, इसको देख लेते हैं। ये हमारा डेटा आ गया, मास ऑफ NaOH 25 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 1 DM³, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो आपका डेटा आ गया। लेट्स सी द फार्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³, और फिर आप कहेंगे चलें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³ तो वैल्यू दी हुई है जो कि है 1, है ना।
अब सवाल ये उठता है, ये मोल्स मांग रहा है और हमें जो है मास गिवन है, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का इटसेल्फ भी फॉर्मूला होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यानी अगर आपको मास गिवन होगा डेटा के अंदर इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, ये जो 25 है इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH से। समझे? ये देखें, ये मैंने रफ में किया है, आप चाहे तो अगला स्टेप यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वी हैव टू फाइंड द हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोल्स मालूम करने हैं। तो ये देखें वॉल्यूम, हमें फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 dm³ वैल्यू है 1, नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए हुए बल्कि आपको मास दिया हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास को डिवाइड किया मोलर मास ऑफ NaOH। अच्छा, गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 25 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मोलर मास ऑफ NaOH लिख सकते हैं आप यहाँ। सोडियम का जो मास है वो 23 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें तो याद ही नहीं रहेगा कि मास क्या है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो करना क्या है कि आपको पेपर में ये गिवन होगा, तो आपको पता है कि मोलर मास की डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सारे एटॉमिक मास को हमने क्या कर दिया, सम ऑफ कर दिया, बस 25 को ये आंसर आ जाएगा 40। NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, डिवाइड करेंगे आंसर आ गया मोल्स के अंदर। अब ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द गिवन फार्मूला। तो हमारा आंसर क्या था 0.625 और वॉल्यूम था 1 dm³, जस्ट डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा मोल पर dm³। अच्छा, एक ख़ास बात ये कि ये जो है आपका जो मोलैरिटी है उसका यूनिट मोल पर dm³ भी होता है और मोल भी होता है। चलें जी, ये हो गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन, जो हमारा टॉपिक भी था इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट आप लिख भी लें। इशू ये है कि इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमें इंटर कन्वर्जन, आपके जो PBA है ना उसमें भी इंटर कन्वर्जन के बारे में ज़िक्र है। तो जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलते हैं करने के लिए इंटर कन्वर्जन के लिए, उसको लाजमी करें, क्योंकि ये PBA के हवाले से तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं मोलैरिटी से रिलेटेड, ये आपके PBA का पार्ट भी है। चलें जी, सोल्यूशन ऑफ NaOH हैज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ 1.2 m। एक सोल्यूशन हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का और उसकी कंसनट्रेशन जो है 1.2 m है, और कंसनट्रेशन लफ्ज़ का मतलब ही मोलैरिटी है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द NaOH, वी हैव टू कैलकुलेट द मास इन अ ग्राम पर dm³ इन अ ग्राम पर cm³। ठीक हो गया, तो आपने पहले ग्राम पर dm³ फाइंड आउट करना है और फिर ग्राम पर cm³। अच्छा, अब आपको एक चीज़ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाई है, जिसमें मोलैरिटी हमने मालूम किया था, जिसमें मैंने यूनिट लिखा था मोलैरिटी में कि ग्राम पर dm³, ग्राम पर dm³ इज़ द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला अभी पीछे भी डिस्कस किया है, तो ग्राम पर dm³ मोलैरिटी का फार्मूला है। तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि हम मोलैरिटी का फार्मूला लगा देंगे। तो चलें देखते हैं, डेटा बना लिया है जी, ये देख सकते हैं डेटा में बता दिया है कंसनट्रेशन ऑफ NaOH, यानी कि जो मोलैरिटी है वो हमें 1.2 मोलर गिवन है। मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है इन अ ग्राम पर dm³ इन अ ग्राम पर cm³। सबसे पहले हम ग्राम पर dm³ में मालूम कर लेंगे, जिसमें सिर्फ मोलैरिटी का फार्मूला लगेगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी और आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी का फार्मूला प्रीवियस भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया और अभी दोबारा कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ dm³। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे वैल्यू, तो मोलैरिटी की वैल्यू है 1.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ dm³ पता है, वॉल्यूम जाहिर है कि पर dm, ये ग्राम पर dm देख रहे हैं, पर का मतलब क्या होता है 1 पर dm, ये जो सिंबल है स्लैश वाला, ग्राम पर dm³ प्लस पर का मतलब होता है 1, तो वॉल्यूम हो गया 1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का मैंने पीछे शॉर्ट तरीका बताया था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का अभी मैंने पीछे जो तरीका बताया था, मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, लेकिन किसके ये NaOH के। ठीक है, NaOH के। तो और फिर जाहिर है कि ये मोलर मास इस वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप करके देखें इसको रफ में। तो अब मैंने वैल्यू रखी 1.2 मोलैरिटी की वैल्यू थी, मास हमें जो है कैलकुलेट करना है वो ऐसे ही रख दिया। मोलर मास हमारे पास 40 है,
मोलर मास हमारे पास क्या है 40, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ डीएम क्यूब, मैंने अभी बताया पर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ग्राम पर डीएम क्यूब, तो वॉल्यूम यहाँ पर 1 है, वॉल्यूम यहाँ 1 है, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 40 लिख दिया है। 1.2 ये 40 जो डिवाइड हो रहा था 1.2 से जाके क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा मास आ गया विच इज़ 48 ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल तो हम नहीं लिखेंगे, 48 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो 40, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो ग्राम, मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है, ठीक है। ये हमारा मास मालूम हो गया, ये ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, इसको आप ग्राम पर डीएम क्यूब भी कह सकते हैं, सही हो गया। वजह ये है कि जो आपका मोलैरिटी है, मैं बार बार कह रही हूँ, मोलैरिटी का यूनिट ग्राम पर मोल भी हो सकता है और मोल पर डीएम क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास 48 ग्राम हो गया, क्योंकि हमें मास मालूम करना था, तो हमारे पास यहाँ पर ये ग्राम हो गया, ठीक है। मास का यूनिट वैसे ग्राम होता है, तो ये मोल हटा देती हूँ, लेकिन यहाँ देखें ये मैंने हटा दिया, सिर्फ ग्राम रहेगा, पर मोल हटा दिया, क्योंकि मास का यूनिट 48 ग्राम। तो बहुत आसान सी बात थी। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल बहुत आसान था, जिसे हमने मोलैरिटी का ही फार्मूला लगाया, और मोलैरिटी में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपकी बात डायरेक्ट किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें हमारा फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये मास का यूनिट जो होता है, जाहिर है मास मालूम करना था तो ग्राम आएगा। आगे बढ़ जाते हैं जी, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको ग्राम पर सीएम क्यूब में। तो पहले तो देख लें कि जो अभी हमने पीछे हमारा बेसिकली आंसर जो था ना वो डीएम क्यूब में ही था, तो 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो अभी हमने कहा देखें 1000 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम ऑफ NaOH, 48 ग्राम, यानी हमने कन्वर्ट करना है ना सीएम क्यूब को, तो हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई 1000 सीएम क्यूब में भी 1000 सीएम क्यूब कंटेन्स कितना ग्राम, 48 ग्राम। 1 डीएम क्यूब की जगह हमने लफ्ज़ क्या यूज़ कर लिया, ये 1000 सीएम क्यूब, क्योंकि 1 डीएम क्यूब मोलैरिटी के अंदर हमने यूज़ किया था, और अब यहाँ पे हमने लिखा कि 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं, तो 1000 सीएम क्यूब में कितना मास है NaOH का, 48 ग्राम। तो फिर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ग्राम पर सीएम क्यूब में, पर सीएम क्यूब का मतलब होता है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पर सीएम क्यूब का मतलब होता है 1 सीएम क्यूब में कितना होगा, समझे बात। अब ये जो ग्राम पर सीएम क्यूब लिखा है ना बच्चों, ग्राम पर सीएम क्यूब, इसका मतलब होता है पर का मतलब कि 1 सीएम क्यूब में कितना मास होगा। तो फिर हमने कहा कि 1000 सीएम क्यूब में 48 ग्राम है, तो पर सीएम क्यूब में कितना होगा, यानी कि 1 सीएम क्यूब में कितना होगा। तो 1 की कीमत मालूम करने के लिए 48 को 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा ग्राम पर सीएम क्यूब। सही है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो मैंने डायरेक्ट डेटा ही लिख दिया, और बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट फार्मूला लग रहा था मोलैरिटी का, और मैंने सिर्फ डेटा बना दिया है। डेटा क्वेश्चन से देख के बनाया, तो क्वेश्चन में लिखा था कि मास ऑफ हेमोग्लोबिन की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे। हेमोग्लोबिन की स्पेलिंग होती है HAEMOGLOBIN। मास ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 ग्राम। मैं हेमोग्लोबिन की स्पेलिंग सही कर लूँ, वरना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। HAEMOGLOBIN, तो पहले मैं सही कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप भी अगर कॉपी करें तो आप जो है ना आपको मुश्किल ना हो। हेमोग्लोबिन की स्पेलिंग HAE। अभी हेमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ रिजाइड रेड ब्लड सेल्स में, जो है जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन है, RBCs होते हैं। तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है। चलें ज़रा वापस आ जाते हैं, चलें जी, सही हो गया। चलें जी, मास ऑफ हीमोग्लोबिन हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमें डेटा में दिया हुआ था, या तो पर ग्राम लिखा होगा अंग्रेजी में, या 1 DMQ भी लिखा होगा वहाँ पे। मोलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन जो आपके सामने है। मोलैरिटी सिर्फ कैलकुलेट करनी है, ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। कोई इतना मुश्किल हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, जस्ट सिंपल गोइंग था, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ डीएम क्यूब। ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नहीं है बच्चों, तो फिर क्या करेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर ना हो तो अभी मैंने पीछे बताया कि गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। गिवन मास हमारे पास, मैं बार बार फॉर्मूले में नहीं लिख रही, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी जो पीछे 3 क्वेश्चन किए वो तो सेम थे ना। अगर आपके पास, दोबारा सुन लें, अगर आपके पास मास गिवन होगा, अगर आपके पास मास गिवन होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम करेंगे, ठीक है। तो मास आपके पास गिवन है, तो आपने क्या किया, गिवन मास को डिवाइड कर दिया मोलर मास से। तो गिवन मास हमारे पास 10 ग्राम था और मोलर मास क्या था 6.51 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या था 1 dm³। तो बस जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 6.51 10 की पावर 4 से। तो मोलारिटी का यूनिट मोलर भी लिखा हुआ है या मोल पर dm³ भी लिख सकते हैं, वट। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस आप ही के लिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आप इसको बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। अब ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल एक्सक्यूज़ मी, परसेंटेज प्योरिटी का, उसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.8, इसमें भी जस्ट फार्मूला लग रहा है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं, ज़ाहिर है कुछ डेफिनेशन हमें समझने ज़रूरी होता है ताकि हम जो है फार्मूले को करेक्टली अप्लाई कर सकें। तो जी मैंने ये अपने ओन वर्ड्स में लिखा, फिर मैंने आपकी बुक से भी डेफिनेशन लिख दी। ओन वर्ड्स में ये लिखा कि परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है। बेसिकली परसेंटेज प्योरिटी बताता है कि हाउ द सब्सटेंस इज़ प्योर इन द सैम्पल। सैंपल जो है उसके अंदर सब्सटेंस कितना प्योर है, और जाहिर है कि उस सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी भी होगी। तो लिखा है कि टेल्स हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज़ प्योर इन अ सैंपल। कितना, कोई भी अगर आपके पास सैंपल मौजूद है उसमें सब्सटेंस कितना प्योर है, और जाहिर है कि उसके अंदर इम्प्योरिटी दैट माइट ऑल्सो कंटेन द इम्प्योरिटीज़। तो यानी कुछ बात समझ में आ रही है आपको कि प्योर और इम्प्योर का कुछ फार्मूला लगने वाला है। कोई भी सैंपल है जिसमें प्योर भी सब्सटेंस होते हैं और साथ में कुछ क्वांटिटी इम्प्योरिटी की भी होती है। और आपकी बुक से जो है डेफिनेशन लिखी है कि द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इन अ सैंपल, जो अमाउंट प्योर सब्सटेंस की सैंपल के अंदर होगा। सैंपल क्या होता है, कोई भी एक आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास सैम्पलिंग के लिए कोई भी कंपाउंड आया है, उसके अंदर प्योर सब्सटेंस भी होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ द सैंपल टोटल मास। तो ये मैंने बहुत आसान सी ज़बान में अपने लफ्ज़ों में बता दिया था कि किसी भी सैंपल में हाउ मच द सब्सटेंस इज़ प्योर एंड दैट माइट ऑल्सो कंटेन द इम्प्योरिटी। तो चलें जी, हाउ वी इम्प्लीमेंट इन द क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि कह रहा है कि एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जिसको कहते हैं, उसकी वो एक कह रहा है कि एक इम्प्योर सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास है, ठीक है। एक इम्प्योर सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास है जिसका मास 70 ग्राम है। तो यानी इम्प्योर सैंपल का मास इज़ 70 ग्राम। कोई आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आया था सैंपल और उसके अंदर इम्प्योरिटी जो थी उसका मास था 70 ग्राम। तो आफ्टर प्योरिफिकेशन, फिर आपने इसको जी सैंपल को साफ़ वाफ किया, प्योरीफाई किया विद द सर्टेन प्रोसीजर्स। तो फिर जब आपने प्योरीफाई किया तो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ रिकवर्ड। तो उसमें जो प्योरिटी थी, जब प्योरीफिकेशन हुई तो इम्प्योर में से, इम्प्योर जो मास था 70 ग्राम, उसमें से प्योर होके साफ़ सुथरा होके जो मास हमें मिला है, वो प्योर हालत में जो मिला, ये इम्प्योरिटी थी 70 ग्राम, और जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्योरीफाई के मेथड से मिला है प्योरीफिकेशन के, दैट इज़ 56 ग्राम। व्हाट इज़ अ परसेंटेज प्योरिटी। तो भाई बहुत ही आसान सवाल है। परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए देयर इज़ अ फॉर्मूला, बहुत ही आसान। मास ऑफ प्योर सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट है ना, परसेंट मीन्स क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इम्प्योर सैंपल। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई भूल जाते हैं कि हमें नीचे न्यूमरेटर में क्या रखना है और डिनोमिनेटर में। ऑब्वियस ही बात है कि प्योर सब्सटेंस, ये जो है इम्प्योर सब्सटेंस का मास ज़्यादातर ज़्यादा ही होगा। कोई भी एक चीज़ है आपके पास खाम हालत में है या इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको प्योरीफाई करेंगे तो साफ़ होगा, तो कम ही मिलेगा मिकदार में। तो प्योर सब्सटेंस हमारा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा इम्प्योर सैंपल रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, यानी 56 को 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 70 से, तो 80% आपके पास परसेंटेज प्योरिटी हासिल हो गई। ओके, समझ आ गया, बहुत ही ईजी था। और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में याद जाता है तो आपकी खुशनसीबी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। चलें जी, देखते हैं और आपके लिए क्या है जी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन, और ये भी पेपर का पार्ट हो सकता है।
पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चंस में ये लाजमी आ सकता है, क्योंकि इसका प्रोसीजर इतना बड़ा नहीं है ना। जिसके प्रोसीजर छोटे होते हैं ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। तो एक्सरसाइज 3.4 परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। कह रहा है कि डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर 1 है वाटर। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है कि H2O होता है, और ज़ाहिर है परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करने के लिए कंपाउंड के आपको फार्मूला अप्लाई करना है, और बहुत आसान सा फार्मूला है। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, यानी आसान जान में समझ में आ रहा है। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, वाटर का फार्मूला अगर H2O होता है तो हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है और उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट में मौजूद है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ वाटर? 2, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ये जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है, पानी का फॉर्मूला H2O, ये जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड से। अब मोलर, पहले सबसे पहले क्या काम करना है जी? मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड मालूम करना है, और कंपाउंड है पानी। तो पानी जो का जिसका फॉर्मूला H2O है, इसका सबसे पहले मोलर मास मालूम करते हैं। मोलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मोलर मास H2O का आ गया जी 1, इसका मास होता है हाइड्रोजन का, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ 2 मोल है, और प्लस करेंगे ऑक्सीजन जो कि है इसका मास 16, एडअप करेंगे 18 ग्राम पर मोल आ गया। चलें जी, एक काम तो हो गया, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप एक एक करके एलिमेंट लेंगे, और कहाँ एक एक करके एलिमेंट लेंगे? कहाँ से? ये मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, यहाँ से आपने जो है ना, यहाँ से आपने मास लेना है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें लिखा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमने लिया कौन सा? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, कंपाउंड है पानी, वाटर H2O, उसमें से एक एलिमेंट पहले हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन का जो मास है जो यहाँ मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन का मास 2। अब आप ये मत लीजिएगा कि हाइड्रोजन का मास, जाहिर है हम जानते हैं कि 1 होता है, सबको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आपने लिखा है ये 2 कहाँ से आया? तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है ना, ये है कंपाउंड। ये जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में जो मास हाइड्रोजन का गिवन है वो ये है 2। तो 1 की जगह आप 2 लिखेंगे, यहाँ 2 1 ज़ा 2, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 100 से और डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11.11%। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन निकल आया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सॉरी निकल आया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज एक एक करके निकलेगी। अच्छा, यहाँ O2 या H2 नहीं लगेगा, दोबारा बता रही हूँ। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि एलिमेंट लगा है, मॉलिक्यूल नहीं लगा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ये जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन की क्या जो मास है वो लिखेंगे। कितना मास है? 16। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.89। और ख़ास बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको उधर ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से ऐड करें, यानी 11.11 को ऐड करें 88.89 से, योर आंसर मस्ट बी इक्वल टू 100%। इसका मतलब ये होगा कि आप एक्यूरेट आंसर लेकर आ गए हैं पेपर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी, फार्मूला होता है H2SO4। फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे पहले मोलर मास मालूम करेंगे। ठीक है, ये देखें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये लफ्ज़ का मतलब मैं फिर से बता दूं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, कितने एलिमेंट? एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, सब की आपने जो है एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। सब का मास मालूम करना है, और लेकिन मास खुद से नहीं, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नहीं। इस 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से। तो सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड करते हैं। मोलर मास का मतलब है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। चलें जी, मोलर मास सामने आ गया आपके। हाइड्रोजन हमारे पास था 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 1 2 सा 2 हो गया। तो अब हाइड्रोजन का जो मास आप परसेंटेज में मालूम करेंगे तो आप 2 लिख रहे होंगे। ठीक हो गया। सल्फर का जो मास था वो था 32।
ऑक्सीजन का मास है 16 और इसके मोल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 98 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे पहले आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में हमने कहा कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में कितना मास है, 2। हाइड्रोजन का मास 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड था सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल था। 1 का मतलब है कि पूरा 1 मोल है इधर, तो इसका मास था 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास जो कि 98 था। तो देखते हैं हमारा आंसर आ गया जी 2.04%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के बाद परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का मास 1 मोल के अंदर हमारा कितना दिया हुआ है, 1 मोल के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 32। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास 98 से। तो भी हमारा परसेंटेज कितना आया सल्फर का, 32.69। अब आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस 1 मोल के अंदर कितना मास है, 16 फोर्स था, क्योंकि देखें ना ऑक्सीजन था 16 मास। ऑक्सीजन का मास कितना होता है सबको पता है, एटॉमिक मास है 16। 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 64। तो ये आप डायरेक्ट 16 फोर्स भी लिख सकते हैं, और 16 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 64 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 98 से, तो 65.31 आ गया, 65.31। अब इन सब को सम करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को, परसेंटेज ऑफ सल्फर को, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को। द सम मस्ट बी इक्वल टू 100%। अच्छा यहाँ एक एरर आ गया है, मेरी टाइपिंग एरर है। यहाँ 32 लिखा है मैंने और यहाँ 36 लिख दिया है, तो ये मैं इसको सही कर देती हूँ। 36 आपका आंसर नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा 32 है ना, जाहिर है 2 1 2 और 32 आएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन कर देती हूँ मैं। ठीक है, और 4 और 2 6 7 8, ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, ये 36 नहीं था, 32 था। तो ये छोटे छोटे जो एरर्स आ जाते हैं, जाहिर है कि आप उसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं, वो टाइपिंग एरर्स आ जाते हैं। तो खैर, तो मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में आप 100% श्योर होंगे इस क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 100। चलें जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, फॉर्मूला हमारे पास आ गया, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय मोलर परसेंट ऑफ द कंपाउंड। ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, और कंपाउंड है ग्लूकोज। तो कार्बन का मास होता है 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमें एक एक करके परसेंटेज निकालनी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स की। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन भाई हमारे पास ये 12 6 क्या आया था, 72। 72 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से, डिवाइड कर दिया 180 मोलर मास से, हमारा आंसर आ गया 40%। अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जी मास हमारे पास है 12 1 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 180, यानी कि मोलर मास से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6.67%। और फाइनली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हम मालूम करेंगे, और देख लें कि 16 हमारा आंसर आया था 96। तो 96 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 180 से, आ जाएगा आंसर 53.33%। एग्जाम में you have to make sure that you have to sum all the percentages of the elements and you will get 100%। तो इसका मतलब है कि you are doing गुड और यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो फिर आपने क्या किया, 40 को ऐड अप किया 6.67 से, ऐड करेंगे 53.3, आंसर शुड बी इक्वल टू 100%। तो लिखा भी है मैंने नीचे, ताकि बार बार लिखा है, मैं चाहती तो एक दफ़ा लिखती, लेकिन बार बार इसलिए लिखा है और बार बार आपको मैं इस पॉइंट को एनहांस कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि द सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 100%। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है पार्ट 4 अमोनियम नाइट्रेट। ये ट्रिकी सवाल है, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी ट्रिकी नहीं है क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन लिख रहे हैं, तो देखना चाहेगा एग्जामिनर कि हाउ यू डील विद दैट क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट फार्मूला NH4NO3, ये फार्मूला आपके क्वेश्चन में सामने दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने चलें जी एक एक करके देख लेते हैं। हमने देखा कि परसेंटेज का फार्मूला हमें अब समझ में आ गया कि
परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट मालूम करेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ 1 मोल ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, सबसे पहले नाइट्रोजन का मास आपके एग्जाम में दिया जाएगा जो कि 14 है, उसको सम करेंगे। हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अगेन नाइट्रोजन का मास है 14 और फिर प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर विल बी 80 ग्राम पर मोल। ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई द फॉर्मूला और एक एक करके हम परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट मालूम करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड देयर आर 2 नाइट्रोजन्स। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, देन यू हैव टू एड अप ऑल द नाइट्रोजन्स, लेकिन आप कंबाइन भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई देयर आर 2 नाइट्रोजन, ठीक हो गया। आप एक नाइट्रोजन लिखें, फिर हाइड्रोजन लिखें, फिर ऑक्सीजन लिखें, फिर नाइट्रोजन लिखें तो मसला नहीं है, तब भी फॉर श्योर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। 2 नाइट्रोजन के एलिमेंट्स एटम्स मौजूद थे, तो फिर इस 2 को आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो मास यूज़ हो रहा है 14 मास यूज़ हो रहा है ना, और कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, 2 बार, तो 2 से 14 को मल्टीप्लाई किया तो 2 नाइट्रोजन थे। दोबारा सुन लें, 14 कितनी बार है, 2 बार, तो फिर मैंने 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई किया। मोलर मास 80 था, 35% हमारा आंसर आ गया। फिर आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जी मास था 4 1 4। हाइड्रोजन का मास क्या था इन अ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, दैट इज़ 4, और फिर मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 100 और डिवाइड किया मोलर मास 80 से 5%। इसी तरह ऑक्सीजन का भी किया हमने, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम किया। 16 3 से क्या होता है 48 को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 80 जो कि मोलर मास था, आंसर आ गया 60%। तो आप खुद काउंटिंग कर लें, ये 100% बना रहा है कि 60 को अगर हम ये देखें 35 और 5 कितना होता है 40% होता है, 40 और 60 कितना होता है 100%। योर आंसर इज़ ट्रू, योर आंसर इज़ राइट एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। द सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 100%। तो यहाँ हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म, और उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत अहम थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें अपने पास। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।